लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो क्या डिफरेंस हम समझ सकते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट से? लोकोमोशन मीन्स मैं अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर पहुंच गई, दैट इज लोकोमोशन। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर और मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई हूँ, मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, अपनी जगह से मैं हिल गई हूँ, तो दिस इज लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन मैं अपनी जगह पर ही खड़ी हूँ एंड आई एम मूविंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, ठीक है, या मैं अपने लेग्स को हिला रही हूँ और मैं अपने हेड को हिला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, दैट इज मूवमेंट। अब ये अगर हैंड इस तरह से मूव किया जा रहा है, सो दिस इज अ मूवमेंट। मैं उठकर किसी और जगह पर पहुंच गई, दैट इज लोकोमोशन, और मैं खड़ी खड़ी अपना हैंड या कुछ भी, अब जैसे मैं राइड कर रही हूँ, तो ये क्या है, मेरी मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन के लिए वी नीड बोन्स बेसिकली प्लस मसल्स। लोकोमोशन हो या मूवमेंट हो, हमें इसके लिए बोन्स और मसल्स की जरूरत है। तो इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड टॉपिक में हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कि मूवमेंट्स, हमने बात करते हैं मूवमेंट्स की, किस किस तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वर्ल्ड में जो प्रेजेंट हैं वो किस किस तरह की मूवमेंट्स शो कर सकते हैं। तो 2 तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं। एक ऐसी मूवमेंट्स जिनमें कि मसल्स इन्वॉल्व हैं, दे आर मस्कुलर मूवमेंट्स, और ऐसी मूवमेंट्स जिसमें मसल्स नहीं, कोई और स्पेशल ऑर्गन इन्वॉल्व हो, दे आर नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर जो मूवमेंट्स हैं वो हो सकती हैं हमारी मसल्स के थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब ये मैंने पेन को पकड़ना है, आई हैव टू होल्ड दिस पेन, मैंने इस पेन को पकड़ा, तो मेरी ये दोनों फिंगर्स की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि श्रिंक हो गई है। ठीक है, और जब तक मुझे इसे पकड़े रखना है मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो मेरी मसल्स रिलैक्स हो गई, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ गई है। इसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व है, और मसल्स जो है वो क्या कर रही हैं, दे आर रेगुलरली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अकॉर्डिंग टू द नीड। हमने किसी चीज को पकड़ा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, छोड़ दिया तो मसल रिलैक्स हो गई। तो ये प्रोसेस जो है मस्कुलर मूवमेंट्स में लगातार हमारे चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने लिम्स मूव कर रहे हैं, हाथ पैर मूव करते हैं हम सारा दिन, किसी चीज को पकड़ने में, किसी चीज को रखने में, कुछ भी करने में हम अपने लिम्स मूव कर रहे हैं, दैट इज अ मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, दूसरा हो सकता है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, तो यू कैन सी कि मेरे जॉज जो है, जबड़ा जिसे हम बोलते हैं, जॉज हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, नीचे वाला जॉ मूव करता है, अपर वाला इमूवेबल होता है, तो ये भी मैं मूव कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, क्योंकि इसमें मेरी बोन्स और चीक्स पर लगी हुई सारी मसल्स जो है ये सब इन्वॉल्व है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। कौन सी, मस्कुलर मूवमेंट। और थर्ड हो गया टंग, अब बोलने के लिए मैं टंग को भी यूज कर रही हूँ, टंग इज ऑल्सो मस्कुलर ऑर्गन, हमारी जो जीभ है वो भी मसल्स की बनी है, तो ये सब मूवमेंट्स क्या हो गई, मस्कुलर। सेकेंड टाइप की मूवमेंट्स होती हैं नॉन मस्कुलर, ये जरूरी नहीं कि हमारे अंदर ही मिले, इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले हैं सिलेरी मूवमेंट्स। सिलेरी मूवमेंट्स मतलब ऐसी मूवमेंट्स जो कि सिलिया के थ्रू होती है। सिलिया किस किस में हमने पढ़ा, हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, उसमें हमने पैरामीशियम पढ़ा था। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर इस तरह से जो है वो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिलिया की हेल्प से धीरे 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 मूव करता है। अब ये सिलिया है, अब मान लो इस पैरामीशियम को इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो ये सिलिया इस तरफ को यूं बीट करने लग जाएंगे, और ये पैरामीशियम घिस घिस के इधर इस तरफ को इन दिस डायरेक्शन जो है ये मूव करेगा। अगर आप इसको इधर मूव करना है तो सिलिया इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, सिलिया की ही तरह ह्यूमन स्पर्म जो है, ह्यूमन स्पर्म्स भी जो है वो भी मूव कर सकते हैं, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज फ्लैजेलर।
फ्लैजेला के थ्रू। ह्यूमन स्पर्म कैसा दिखता है? एक जो ह्यूमन का स्पर्म है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, देयर आर मिलियन ऑफ स्पर्म्स इन 1 ml ऑफ सीमन। 1 ml के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हो सकते हैं। तो एक स्पर्म उसमें से ऐसा दिखेगा आपको। दिस इज हाउ अ स्पर्म लुक लाइक। इस तरह का दिखता है एक स्पर्म। तो स्पर्म के पीछे ये एक बड़ा सा पार्ट है, इसकी बॉडी छोटी है और एक बड़ा सा इस पे क्या लगा हुआ है, इसकी टेल बोलते हैं हम, एंड दैट इज बेसिकली अ फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट्स हो रही हैं, दे आर फ्लैजेलर मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म जो है वो अपने फ्लैजेला के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट्स, दे आर अमीबॉइड। अमीबॉइड मूवमेंट्स मीन्स जो अमीबा लाइक मूवमेंट्स है। अमीबा कैसा दिखता है? सभी ने स्कूल में कभी ना कभी अमीबा तो बनाया होगा, देखा होगा। इस तरह से इरेगुलर सी बॉडी होती है अमीबा की। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका वैक्यूल हो गया है। ठीक है, अमीबा को अगर मूव करना है तो वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है अपने सीडोपोडिया। सीडोपोडिया और कुछ नहीं है, अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं द लिविंग मैटर। ऐसा मैटर या ऐसा जो सब्सटेंस जिसके अंदर लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स हो, जैसे कि न्यूक्लियस है, लिविंग है, मतलब ये डिवाइड कर रहा है। इसके अंदर फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड स्टोर हो रहा है, फूड जनरेट हो रहा है। कई सारे जो लिविंग प्रोसेसेस हैं हमारे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये करने वाले ऑर्गेनेल्स जिस मैटर के अंदर, जिस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, द लिविंग मैटर। तो ये प्रोटोप्लाज्म एक जगह जहाँ इकट्ठा हो जाता है, वहां पर ऐसे एक प्रोजेक्शन बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अमीबा में पहले से ही इस तरह से फिक्स है कुछ। जहां प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया वहां को एक प्रोजेक्शन बन जाती है, और ये प्रोजेक्शन क्या कहलाती है? सीडोपोडिया। अब अमीबा को सपोज इस साइड पे मूव करना है, तो इसके सीडोपोडिया ये अपना प्रोटोप्लाज्म को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, और ये यहाँ पर और एक सीडोपोडिया बनेगा और प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, और धीरे धीरे ग्लाइडिंग घिस घिस कर ये अमीबा जो है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिसके पास स्पेशल अलग से कोई मसल्स नहीं, बोन्स नहीं, सीडोपोडिया है, अमीबा की तरह जो मूव करते हैं, वो मूवमेंट्स क्या कहलाएंगी? अमीबॉइड मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल अमीबा। नेक्स्ट तरह की मूवमेंट्स हैं जो हर एक सेल शो करता है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स क्या हो गई कि आपके पास कोई भी सेल है, आपकी बॉडी सेल से ही बनी है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये बाहर जो है ये सारा क्या है? दिस इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब लगातार आपके सेल जो है उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो क्या होती है? सर्कुलर मूवमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म की सेल के अंदर एक साइकिल की फॉर्म में राउंड राउंड मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस, या इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हम बोलते हैं। एक तरह की ये भी नॉन मस्कुलर मूवमेंट है, यानी कि जिसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने अब तक किया, लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, डिस्प्लेसमेंट होना, और मूवमेंट का मतलब एक ही जगह पर खड़ा होकर अपने किसी भी बॉडी के पार्ट को हिला लेना। मूवमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, मस्कुलर एंड नॉन मस्कुलर। मस्कुलर जिनमें मसल्स इन्वॉल्व है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने पेन पकड़ा तो मेरी हाथ की, मेरी फिंगर्स की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने छोड़ दिया तो मसल्स रिलैक्स हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिम्स मतलब हाथ पैर मूव कर रहे हैं, अपने जॉज को मूव कर रहे हैं, अपनी टंग को मूव कर रहे हैं बोलने के लिए, तो ये मूवमेंट्स क्या होगी? मस्कुलर, क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व है। नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स क्या हो गई? सिलेरी, जो सीलिया की हेल्प से होती हैं, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर,
फ्लैजेलर मूवमेंट्स जैसे कि ह्यूमन स्पर्म मूव करता है फ्लैजेला के थ्रू, अमीबॉइड मूवमेंट्स जैसे कि अमीबा मूव करता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये होती हैं डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स जो हमारा सेल या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो मसल्स या नॉन मस्कुलर कुछ भी है, मूवमेंट कराने के लिए हमारे पास क्या क्या बॉडी के अंदर सिस्टम है, क्या क्या टिश्यूज हैं। तो फर्स्ट टिश्यू जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज स्केलेटल टिश्यू। ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं, तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर आ जाते हैं हमारे पास कार्टिलेज। बार बार आपने ये नाम सुना होगा कि कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कई जगह हमने ये नाम लिया। एंड सेकंड थिंग इज बोन। स्केलेटल टिश्यू मतलब जो हमारा स्केलेटन बना रहा है। स्केलेटन क्या है, फ्रेमवर्क। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये कार्टिलेज और बोन्स नहीं होती तो क्या होता, सिर्फ मसल्स होती। मसल्स क्या है, सॉफ्ट है, इलास्टिक टिश्यू की बनी है। ठीक है, अब मेरा हाथ है ये ऐसे, इसको मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर रही हूँ, इसका मतलब इसकी मसल्स में क्या है, इलास्टिसिटी है, तो ये मसल्स एक्सटेंड हो रही हैं। अगर इसमें बोन्स नहीं होती तो इसकी ये प्रॉपर हैंड वाली शेप भी नहीं होती। और ऐसे में क्या होता, अगर हम इस तरह से सोचें तो अगर तेज हवा चलती तो ऐसे मुड़ तुड़ के हम एक मांस सा बने होते, बस एक गुच्छा सा बने होते मसल्स का, हमारी बॉडी की कोई शेप ही ना होती, जैसे कि अमीबा है। ठीक है, वी कुड बी लाइक अमीबा अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होती तो। लेकिन हमारे एक हेड है, हमें अलग से लिम्स दिखते हैं, सेंट्रल बॉडी हमारी ट्रंक है, लोअर लिम्स हैं यानी कि लेग्स हैं, ये सब चीजें अलग अलग अपनी शेप में क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बोन्स हैं। और इन बोन्स को सपोर्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आप अपने नोज की जो टिप है इसको जरा टच करके देखें। ये जो पार्ट है, ये इसकी कंसिस्टेंसी देखो, मतलब ये हार्ड है या सॉफ्ट है, कैसा है। नाउ टच एनी बोन, अपनी ये फिंगर की बोन्स, इन बोन्स को टच करो, अंदर दबा के देखो तो कितना हार्ड कुछ फील होता है। अब ये मसल्स हैं, अपनी स्किन को यूं ऐसे उठाकर आप देखें, दीज आर द मसल्स। अब ये बोन है बहुत हार्ड है, मसल्स जो हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, इसको हम जैसे मर्जी खींच सकते हैं, इसको हम इलास्टिसिटी है इसके अंदर। लेकिन ये जो नोज की टिप है इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो ये मिड में है, ना तो ये पूरी तरह से बोन है, बोन जैसा हार्ड है, और ना ही पूरी तरह से मसल्स जैसा सॉफ्ट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, इट इज द इंट्रासेलुलर, दो सेल्स के बीच का इंटरसेलुलर मटेरियल विच इज सॉलिड, हार्ड होता है, एकदम लिक्विड जैसा नहीं होता है। इट इज प्लाएबल। यू मीन बाय प्लाएबल, प्लाएबल मतलब इसके जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर यूं फिसल जाते हैं, दे आर प्लाएबल। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड जो चीज होगी जैसे कि बोन्स, हमारी हड्डियां जो हैं इतनी हार्ड क्यों हैं, क्योंकि ये जिस टिश्यू से बनी है वो टिश्यू जो है उसके अंदर सेल्स एक दूसरे के ऊपर यूं फिसल नहीं सकते हैं, दे आर नॉट प्लाएबल। जो चीज फिसल सकती है, प्लाएबल हो सकती है, वही चीज सॉफ्ट होगी, वही चीज इलास्टिक होगी। तो कार्टिलेज जो है दैट इज प्लाएबल, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, एंड इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि अब मैं जैसे इसको बार बार दबा रही हूँ तो दबाने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, और ना ही ये टूट रहा है, इसको कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसे दबाने से ये टूटता नहीं है। तो ये कंप्रेशन को, दबाव को जो है रेजिस्ट कर सकता है, उसको झेल सकता है अच्छे से। तो दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है इसके अंदर जो सेल मटेरियल है, सेल्स के अंदर का मटेरियल है जो ये सॉलिड है, प्लायबल है, रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स द कंप्रेशन, दबाव के लिए रेजिस्टेंट है ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स हैं, दे आर नोन एज कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। कई तरह के केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, दे आर नोन एज कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, और ज्यादातर इट इज एवास्कुलर। कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो हमारी बॉडी के अंदर है दे आर
एवैस्कुलर मतलब बिना वेसल्स के हैं। वैस्कुलर मींस जिसके अंदर वेसल्स हो। वेसल्स क्या है हमारी बॉडी की? आर्टरीज, वेन्स, जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही है। अगर हम कार्टिलेज को देखें तो कार्टिलेज दो तरह के सेल्स से बना हुआ है। वन आर chondroblasts and another are chondrocytes. Chondroblasts and chondrocytes दो तरह के सेल से ये बना हुआ है। Chondroblasts क्या है? इनिशियल स्टेज है, जब नया नया कार्टिलेज बनता है तो उसके जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज chondroblasts। दूसरी तरह के जो सेल्स होते हैं दे आर chondrocytes। chondrocytes क्या है? जो हम मेच्योर कार्टिलेज में देखते हैं सेल्स। अगर हम कार्टिलेज को खोल कर देखें तो उसके अंदर हमें जो सेल्स मिलेंगे दे विल बी chondrocytes। chondrocytes को हम कह सकते हैं मेच्योर कार्टिलेज सेल्स। जो मेच्योर सेल्स हैं दे आर chondrocytes। कंपैरेटिवली ये chondroblast से लार्ज साइज होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है क्योंकि ये ग्रो कर गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, इसीलिए इनके अंदर है। और इनके अंदर जो है एक स्पेशल तरह का टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसे सेल है इसके बीच में और दो सेल्स के बीच में भी एक स्पेशल तरह का टिश्यू जो है बीच में इनके प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। आप ये समझ लो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट ये यंग सेल्स हैं जो कुछ नहीं कर सकते, ना वो किसी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, ना खुद को जो है आगे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये बड़े साइज के हैं, टिश्यू में एनक्लोज हैं और मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि इनके अंदर सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं और ये खुद को डिवाइड कर नए सेल्स भी बना सकते हैं। अगर हम देखें तो एम्ब्रियो फॉर्म में जब हम होते हैं, जब हम अपनी मदर के यूट्रस के अंदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कार्टिलेज। एम्ब्रियो के अंदर बोन्स नहीं होती हैं, बोन्स जो है वो सारी कार्टिलेज के फॉर्म में ही होती हैं। लेकिन जब बेबी बड़ा होता है, आपने नॉर्मली देखा है छोटे बच्चों को हम कैल्शियम देते हैं, हम उनको मिल्क देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर जो है कैल्शियम का कंटेंट बहुत होता है। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं क्योंकि बच्चों की बोन्स जो है वो हार्ड नहीं होती। तो छोटा बच्चा आपके घर में हो 1.5-2 साल का, तो अब देखो उसकी बोन्स इतनी हार्ड नहीं फील होंगी। कभी होता है छोटे बच्चे गिरते रहते हैं, बहुत रेयर होता है कि किसी छोटे बच्चे को कोई फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि उनकी जो बोन्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? जो किसी भी तरह से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ठीक है, हम उसको किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। बोन्स क्या है? वो हार्ड स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, उसको अब हम कैसे मूव करें? हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कार्टिलेज जो है उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो बच्चों के फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि उनकी बोन्स दे आर लाइक अ रबर, उसको जैसे मर्जी मोड़ दो, गिर जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर सोते हैं, टेढ़े मेढ़े पोजेस बनाते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता। ऐसे एम्ब्रियो फॉर्म में भी होता है और छोटे बच्चों में भी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट लाइफ की तरफ जाते हैं तो उनके कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स की डेपोजिशन होती है और कैल्शियम सॉल्ट्स की डेपोजिशन की वजह से अब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू द बोन्स, ठीक है। आगे चलकर यही कार्टिलेज बोन्स को रिप्लेस करता है। कार्टिलेज बेसिकली कहाँ है? हमारे नोज की टिप पर, पिन्ना जो हमारे ईयर हैं, ये जो ईयर का ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, इसको आप हाथ लगा के देखो, इट इज ऑल्सो अ कार्टिलेज। ना तो ये हार्ड है बोन जैसा और ना ही मसल्स जैसा सॉफ्ट है। इसके अलावा हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा क्या होते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ना मन के, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन जो है, इट लुक्स लाइक दिस। ये कई सारी बोन से मिलकर बनी है और ये छोटी छोटी जो कई सारी बोन्स मिलकर हमारी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रे। ऐसे 33 वर्टिब्रे मिलकर हमारी बैकबोन बनती है, 33 बोन्स मिलकर हमारी बैकबोन को बनाती है। तो ये जो वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ इस तरह से पूरी तरह नहीं जुड़ा होता, उसके बीच में क्या होता है? एक कार्टिलेज होता है। जो आप
जिसे बोलते हैं कि डिस्क हिल गई, ठीक है। डिस्क क्या होती है, एक वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा और उसके बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर ये दोनों आप सोचो अगर आपस में ऐसे जुड़ी हुई हो वर्टिब्रा की बोन्स, तो ये मूव नहीं कर सकती। उसको मूव कराने के लिए उसमें थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, और अगर खाली स्पेस होगी तो भी आपस में टकरा जाएंगे, और अगर आपस में टकराएंगे, फ्रिक्शन होगी, रगड़ खाएंगे, तो आपके पेन होगी, आसपास के सेल्स डैमेज हो जाएंगे मसल्स के, बोन्स के ऊपर मसल्स लगी हुई हैं, इसीलिए इनके बीच में नेचुरली ये गैप है, और उसके गैप के बीच में जो है कार्टिलेज भरा गया है, जिसे हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नॉर्मली आप सुनते हो ना कि कोई गिर गया, डिस्क हिल गई, तो ये डिस्क जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ये ऐसे लगी होनी चाहिए, तो ये अपनी जगह से हिलकर यहाँ इधर को या इधर को खिसक जाती है, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रल डिस्क है, दिस इज ऑल्सो अ कार्टिलेज, ठीक है, ये भी कार्टिलेज की फॉर्म में ही होती है। कार्टिलेज की अगर हम ग्रोथ देखें तो कार्टिलेज की जो ग्रोथ है ये हमेशा ही पेरिफेरल होती है, ग्रोथ इज ऑलवेज पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब ये कार्टिलेज है तो ये यहाँ से साइड से पहले बढ़ना शुरू होगा, फिर सेंटर से इसकी ग्रोथ होगी। पेरिफेरी क्या होती है, आपका सारा बॉर्डर, तो ये पहले बाहर से ग्रो करता है फिर अंदर से ग्रो करता है, ऐसे नहीं कि सेंटर से ग्रो होता है और होते होते चौड़ा हो रहा है, पहले बाहर से ग्रो करेगा देन अंदर से ग्रो करेगा। ऐसी बातें नीट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट अ कार्टिलेज ग्रोज फ्रॉम पेरिफेरी, पेरिफेरल साइड से ये ग्रो करता है। कार्टिलेज के बारे में और अगर हम देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कार्टिलेज को, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, ये हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और इन कॉन्ड्रोसाइट्स के आसपास जो है बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, इस तरह से इनके आसपास कई सारे फाइबर्स धागे से होते हैं। ये फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर कोलेजन, कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के फाइबर्स यहाँ पर इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं सेल्स की। और ग्रोथ कहाँ से होगी इसकी, कार्टिलेज की यहाँ साइड से, पहले ये यहाँ से ग्रो करेगा देन फ्रॉम द सेंटर, इसमें फाइबर्स बढ़ेंगे, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स बढ़ेंगे एंड इट विल ग्रो। तो दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर हम टाइप्स की बात करें, इज दिस क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? मैम कार्टिलेज की पेरिफेरल ग्रोथ रिपीट कर दो। पेरिफेरल मतलब बाहर से, यहाँ साइड से पहले ये ग्रो करेगा। ये कार्टिलेज मैंने आपको शो किया है जिसके अंदर बहुत सारे ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे और साथ में क्या होंगे, उसके आसपास जो टिश्यूज का भरा हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और फाइबर। तो इसकी ग्रोथ पहले कहाँ से होगी, पहले इसकी जो बाहर ये जो वॉल है, बाहर से पहले ये मोटी होगी, ये ग्रो करेगी, फिर इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स का नंबर बढ़ेगा, धीरे धीरे कॉन्ड्रोसाइट्स बढ़ेंगे और ये हम कहेंगे कि अंदर से भी ये बढ़ गया है, इंटरनली भी बढ़ गया है, पहले बाहर से ग्रोथ फिर अंदर से ग्रोथ, इस तरह की ग्रोथ को हम बोलेंगे पेरिफेरल ग्रोथ। ओके मैम। तीन तरह के मैम हमारे हमारे पास कार्टिलेज हो सकते हैं। नंबर 1 इज हाइलीन कार्टिलेज, बेटा माइक अपना ऑफ कर लो। सेकंड इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड थर्ड इज इलास्टिक कार्टिलेज। Hyaline cartilage is quite important. Hyaline cartilage जो है it is bluish white. अगर हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें ये bluish white कलर का दिखता है। Basically it is known as articulate cartilage. जो आर्टिकुलेशन मतलब दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो कॉन्ड्रोसाइट्स को, जो टिश्यूज के अंदर ये दो सेल्स हैं जो इनको आपस में जोड़ने का काम करेगा, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। कोई भी सेल्स हैं तो आपस में जुड़ते हैं कार्टिलेज के अंदर, बोन के अंदर, क्या होता है बेसिकली वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है जो एक को दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। कहाँ पर मिलता है हमें ये, रिब्स के अंदर, दो रिब्स के बीच में भी कार्टिलेज होता है, एंड ट्रेकिया, हमारी जो वेंट पाइप है वहां पर भी हमें हाइलाइन कार्टिलेज से मिलता है। नेजल कार्टिलेज, नोज का जो कार्टिलेज है, दिस इज आल्सो हाइलाइन कार्टिलेज एंड हायोइड अपरेटस। हायोइड क्या है, दिस बोन जिसके सारे हमारा हेड जो है नेक के ऊपर खड़ा है। अगर सपोज कर लो ये हेड और नेक एकदम आपस में जुड़े हुए होते तो हम अपने हेड को कभी मूव नहीं कर पाते। अब हम अपने हेड को एवरी
जो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जिस यहाँ पर अगर आप हाथ लगाओ तो आपको हार्ड फील होगा। यहाँ पर जो बोन है, दिस बोन इज नोन एज थायराइड बोन। छोटी सी बोन होती है जिसके सहारे सिर जो है वो टिका हुआ है, इसीलिए वो मूव कर सकता है हेड हमारा किसी भी डायरेक्शन में। तो ये है हाइलाइन कार्टिलेज। सेकंड है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। नाम से पता चलता है ये दिखने में व्हाइट है, दैट इज ग्लिसनिंग व्हाइट, चमकीला व्हाइट। व्हाइट कलर का दिखता है हमें जब हम इसको देखते हैं, और इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा कार्टिलेज हमें व्हाइट फॉर्म में ही दिखता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है ये, सबसे ज्यादा जो है इसमें स्ट्रेंथ होती है कार्टिलेज में, इसके फाइबर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होने की, हमें कहाँ पर जरूरत है, इन आवर वर्टिब्रा, जो मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी में। दो रीढ़ की हड्डियां जिनको मन के बोलते हैं, उसके बीच में जो डिस्क होती है वो डिस्क किस चीज से बनी है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, अब क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जो है वो बियर करना है, आपने मूव करना है, कुछ करना है, ठीक है, आप सारा दिन अपनी जो है बैकबोन को यूज करते हैं, वर्टिब्रा को यूज करते हैं, तो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ये येलो कलर का दिखता है हमें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर येलो कलर का फाइबर होते हैं, एंड दीज फाइबर आर नोन एज इलास्टिन फाइबर्स। इसमें कोलेजन थे व्हाइट फाइबर्स में, और इसमें क्या है, इलास्टिक फाइबर्स है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अब हमारे ईयर जो पिन्ना है, पिन्ना में इलास्टिक है, आप इसको खींच सकते हो, इट कैन बी स्ट्रेच्ड आउट, क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर्स है जिनकी इलास्टिसिटी जो उनकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल मतलब जैसे ही हमारा ईयर जो है, अगर हम इसको अंदर से देखें तो हमें एक कैनाल, एक रास्ता सा दिखता है, ठीक है, जहाँ पर वैक्स निकलता है, हमारे सारा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कलेक्ट हो जाते हैं इस कैनाल के अंदर, दिस इज नोन एज ऑडिटरी कैनाल। तो ये भी कैनाल भी हार्ड नहीं होती, ये भी कार्टिलेज की बनी है, कौन से, इलास्टिक कार्टिलेज की। एंड समवट टिप ऑफ नोज, वो भी कुछ हद तक इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, क्योंकि हम इसको जब मूव करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आ रहा है। तो नोज का भी जो कार्टिलेज है दैट इज ऑल्सो इलास्टिक कार्टिलेज। हाँ जी, क्लियर है इतना? यस मैम। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम हाँ जी। मैम मैम जो हमारे ईसोफेगस में फूड की मूवमेंट होती है वो मस्कुलर तो होती है क्योंकि वो पेरिस्टालिसिस से होती है, और मैम उसके अंदर थोड़े से सीलियास भी होते हैं, तो फिर वो दोनों ही है, मस्कुलर भी और नॉन मस्कुलर भी। आराम से बोलो, आपकी एक तो वॉइस में डिस्टर्बेंस बहुत है, कोई टीवी चल रहा है या कुछ हो रहा है? मुझे इतनी बात समझ आई कि मैम हमारे जो फूड पाइप है उसके अंदर पेरिस्टालसिस होती है, मस्कुलर मूवमेंट से पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट, और क्या पूछना चाह रहे हो? मैम जो हमारा ईसोफेगस है उसके अंदर कुछ सीलियास भी होते हैं ना मैम, उनकी भी मूवमेंट होती है, तो फिर वो नॉन मस्कुलर भी है। सीलिया हमारे अंदर जो है वो ईसोफेगस को मूव नहीं करा सकते। लुक, अगर हम ये ईसोफेगस मान लें, हमारी ये ट्यूब है जो हमारी ईसोफेगस है, तो इसके अंदर जो है ये सीलिया लगे हुए हैं, इसकी जो लाइनिंग है, जो टिश्यू बना हुआ है ना, टिश्यू के अंदर सीलिया है। आपको एज इट इज ईसोफेगस खोलोगे और उसमें आपको जैसे बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं छोटे छोटे, ऐसे नहीं दिखेंगे। आप ईसोफेगस के एक जो है छोटा सा इसके मसल का एक टुकड़ा काट कर उसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसकी जो लेयर्स हैं, उसकी लेयर्स में आपको सीलिया नजर आएंगे। ऐसे ओपन नेकेड आई से सीलिया नहीं दिखते हैं। वो सीलिया क्यों है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स को आगे पहुंचाना है, डस्ट वगैरह को कलेक्ट करके वापस जो है वो माउथ के थ्रू बाहर निकालना है, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट। आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, और इनकी जो मूवमेंट है वो सीलिया से हो ही नहीं सकती। ईसोफेगस जो 10 सेंटीमीटर लंबी इतनी पाइप है, उसको आप सीलिया के थ्रू मूव नहीं करा सकते। वो सीलिया जिसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ रहा है, इसकी बेसिकली मूवमेंट मसल्स के थ्रू ही होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इस तरह से ये ईसोफेगस है। contraction, relaxation, contraction, relaxation, this is the site of contraction and this is the site of relaxation। तो ये मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। हाँ, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ हैं, वो आपके लाइनिंग के अंदर, मतलब इस ये जो ईसोफेगस है इसके अंदर ना चले जाएं, जो इसकी ये मोटी लाइनिंग है
जैसे हमारी ये स्किन की लाइनिंग है, ऐसी अंदर से भी मोटी मोटी लाइनिंग होती है हर एक ऑर्गन की, बाहर से बहुत थिक लाइनिंग होती है। तो ये लाइनिंग के अंदर नहीं चले जाए तो इसके सीलियां उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ईसोफेगस को सीलियां नहीं चला सकती हैं। सीलियां काम आते हैं, दे आर नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स, और वो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होते हैं, जिनकी बॉडी का साइज छोटा है, जिनको ज्यादा मुश्किल नहीं है मूव करना, क्योंकि छोटी सी बॉडी है, आसानी से वो मूव कर जाएगी। तो इतनी मोटी मोटी वॉल होगी इसकी एसोफेगस की। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट कोई और डाउट?